बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, सेहत ज़िंदगी पीटीवी न्यूज़ का वो प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से, और इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी कोशिश है कि अवाम में इस कदर अवेयरनेस क्रिएट कर दी जाए कि बीमारियों को होने से पहले ही रोक लिया जाए, उनको डायग्नोज़ कर लिया जाए, ट्रीट कर लिया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे माशरे में ऐसे हैं जिनको हेल्थ के हवाले से कोई आगाही नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि उनको अलामात का पता नहीं होता, उनको ये पता नहीं होता कि जो लाइफस्टाइल उन्होंने अपनाया हुआ है वो किस तरह से उनको बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा है। और हमारे प्रोग्राम की यही कोशिश है कि पाकिस्तान को सेहतमंद बनाया जा सके। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से, जिसको हड्डियों का भुरभुरापन भी कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि यूजुअली खवातीन में ज़्यादा पाई जाती है। इसकी वजूहात क्या होती हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, इसका तरीका इलाज क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद डॉक्टर जुनैद, जो कि बहुत ही जाने माने सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ये करते हैं। इसके साथ साथ इनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च है और इनकी खिदमात के एतराफ़ में इनको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जुनैद, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर जुनैद, आज हम बात कर रहे हैं हड्डियों के हवाले से, तो बताइएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि मैंने कहा कि हड्डियों का भुरभुरापन, ये क्या है और सादा अल्फाज में आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे कि आपने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन, जिस तरह उर्दू में इसको कहा जाता है, तो ये बेसिकली वो बीमारी है जिसका ज़्यादातर जिसकी अलामात कुछ सामने बज़ाहिर नहीं होती, लेकिन ये आपकी हड्डियों को अंदर से कमज़ोर कर रहा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली दो तरह की किस्म होती है इसकी। एक जो जिस तरह कि आपने बताया कि ख़वातीन में सबसे ज़्यादा है, तो ख़वातीन में जब उनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा होती है तो उनमें जो जो उनमें हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस की वजह से हड्डियों में वीकनेस शुरू हो जाती है और हड्डियां भुरना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और इसकी एक दूसरी किस्म सीनाइल ऑस्टियोपोरोसिस है, जो उम्र के साथ हड्डियों का कमज़ोर होना, जो एक नेचुरल कुदरती निज़ाम है अल्लाह की तरफ से कि हड्डियों ने कमज़ोर होना है 45-50 साल के बाद, तो उसको सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अच्छा, मैंने आपसे इसकी वजूहात पूछनी थी, आपने पहले ही बता दी। दैट इज़ वेरी गुड कि आपने बता दिया कि औरतों में ये हार्मोनल है और उम्र के साथ भी हो सकती हैं। तो हमने देखा है कि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो जेनेटिक होती हैं। इसके साथ साथ जो हम खुराक इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका भी बहुत रोल होता है। तो क्या ऑस्टियोपोरोसिस में भी खुराक का कोई रोल है, मतलब उस वजह से भी ये हो सकती है? ऑस्टियोपोरोसिस का खुराक से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। इसके इलाज का जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जुज़ वो ये है कि खुराक, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें। अब वो कौन सी ऐसी खुराक हैं जो कि ख़ास तौर पे उन ख़वातीन, उन मर्द हजरात जिनकी उम्र 45-50 से ज़्यादा है वो इस्तेमाल करें। उनमें डेयरी प्रोडक्ट सबसे ऊपर हैं, जिसमें मिल्क इनटेक, दूध का इस्तेमाल है, अंडे का इस्तेमाल है, दही का इस्तेमाल है, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल है। धूप में बैठना, यानी अगर वो नहीं बैठेंगे तो विटामिन डी की कमी होगी, जिसकी वजह से हड्डियां और पट्टों में और ज्यादा कमजोरी आएगी। बिल्कुल, विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी डिटेल में। लेकिन आपने बात की कि डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली दूध और दही का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बताइएगा कि डेली हमें कितनी कैल्शियम लेनी चाहिए, हमें कितना दूध पीना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है और यंग जनरेशन जो है वो दूध पीना इतना पसंद नहीं करती। इवन फॉर मी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना दूध पिए। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में? जब मेरे पास आते हैं मरीज, वो मुझसे पूछते हैं जोड़ों के मसाइल के साथ, और उनका पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब कितना दूध पिए। तो इसका एक सिंपल फार्मूला है कि आप 2 ग्लास, यानी 1 ग्लास सुबह और 1 ग्लास शाम को पिए, तो ये आपकी कैल्शियम की मिकदार को पूरा कर देगा। और अगर साथ आप थोड़ा सा योगर्ट, दही का इस्तेमाल करें, अंडा लेंगे, तो ये आपकी जो कैल्शियम की कमी है उसको पूरा करेगा। और अगर उसकी उम्र ज़्यादा है, हड्डियों में वीकनेस ज़्यादा है, तो साथ आप कैल्शियम की टैबलेट्स का इस्तेमाल, तो वो बहुत अच्छा है कि अगर वो अगर टैबलेट रोज़ाना नहीं, एक दिन छोड़ के ले ले, तो ये भी उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देता है। अच्छा, दूध महंगा भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी काफ़ी महंगे हैं, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बड़े ज़रूरी है और इनको लेना चाहिए। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक आप सुबह ले लें और एक आप शाम में ले लें और साथ सप्लीमेंटेशन कर लें। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने कहा कि ख़वातीन में ये होता है, तो क्या मर्दों में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है? यूजुअली हम सुनते हैं कि औरतों का ये मसला है। तो बिल्कुल मर्द भी इससे मुतासिर हैं, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा होती हैं। अगर मैं रोज़मर्रा की एक्टिविटी में देखूं, जो मेरे पास मरीज़ आते हैं उनमें ख़वातीन ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनकी उम्र 50 साल
या उससे ऊपर जा रही होती है, तो वो उनको अमूमन वो आती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में तकलीफ है, मेरी कमर में दर्द है, मेरी एड़ियाँ दर्द करती हैं, मेरी कलाइयों में दर्द है, हमें रोज़मर्रा काम में मसाइल हैं, चलना फिरना मुश्किल है, नमाज पढ़ना, उठने बैठने के मसाइल। तो ये सब ऑस्टियोपोरोसिस की ही अलामात हैं। अच्छा। और इसको वक्त पे इसकी तशखीस करना और फिर उस उन खवातीन को बताना कि आप अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें और भी यानी वर्जिश का एहतमाम करें, एक्टिव रहें, वॉक करें, वजन को ना बढ़ने दें। तो इन सब का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। और मर्द, जिस तरह कि आपने मुझसे पूछा कि मर्दों में भी क्या कॉमन है, तो बिल्कुल मर्द हजरात भी इससे मुतासिर होते हैं, लेकिन अमूमन जो मैंने देखा है कि मर्द जो है अमूमन जब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा जो है इससे मुतासिर होते हैं। अच्छा। लेकिन ख़वातीन में ये क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस आती हैं, एक कुदरती निज़ाम है, वो पहले मुतासिर हो जाती हैं एज कम्पेयर टू मर्द हज़रात। अच्छा, और यूजुअली मर्दों को अगर आप कहें कि दूध पी लें तो उनको लगता है कि ये बच्चों का काम है, या मतलब औरतों को कहा जाता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, लेकिन मर्दों को भी दूध पीना चाहिए। और ये बताइए कि जब ये वीक हो जाती हैं तो आपने कहा कि बहुत सारे और भी मसाइल हो जाते हैं, जिस तरह के ख़वातीन में जोड़ों के बहुत ज़्यादा मसाइल आजकल देखने में सामने आ रहे हैं। और विटामिन डी, मेरे ख्याल से पूरा हमारा जो पाकिस्तान है वो विटामिन डी में डेफिशिएंट है, और आपने बड़ी इस पर रिसर्च की हुई है। तो ज़रा हमें अब विटामिन डी के मतलब बताइएगा, किस तरह से हम धूप से विटामिन डी ले सकते हैं, क्या ये खुराक में भी हम ले सकते हैं, क्या करना चाहिए? विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है और पूरी दुनिया ने इसके ऊपर तहकीक की। मेरा अपना इस पे खुसूसी इंटरेस्ट था कि मैं इस पे काम करूं और देखूं कि क्या विटामिन डी का कोई ताल्लुक है जोड़ों और हड्डियों के मसाइल से। तो यहाँ जैसे आपने शुरू में बताया, मैं बताना चाहूँगा कि विटामिन डी के ऊपर मेरी न्यूमरस पब्लिकेशंस है, मैंने इसके ऊपर काफ़ी तहकीक की। जिन मरीज़ जिनके लेवल्स विटामिन डी के कम होते थे उनको सप्लीमेंट्स दे के, उनकी ग़िज़ा को बेहतर करके जब विटामिन डी के लेवल्स को नॉर्मल रेंज में ला के उनको देखा गया तो उनका दर्द में काफ़ी कमी आई, उनका चलना फिरना बेहतर हुआ। तो विटामिन डी 3 का बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है आपके जोड़ों के मसाइल, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, अच्छा। इन सबसे बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। सही। और विटामिन डी 3 आप कैसे अब अपने जिस्म में आपके दाखिल हो सकता है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स इसकी है जब धूप, सनलाइट आपके जिल्द के ऊपर गिरती है तो तब विटामिन डी जो है वो जिस्म में बनती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ख़ास तौर पे गर्मियों में आपके लिए आसान है कि सूरज की रोशनी जो है इजीली अवेलेबल है, तो कुछ ना कुछ आपके जिस्म के ऊपर धूप गिरनी चाहिए, आप छत पे बैठ सकते हैं। सर्दियों में इसका बहुत ज़्यादा मसला होता है। अच्छा। सर्दियों में ये कि जो है धूप इतनी ज़्यादा क्योंकि आसानी से उस पर एक्सेस नहीं होती, कम निकलती है, बादल आ जाते हैं, ठंड भी होती है। ज़्यादातर मसाइल विटामिन डी की कमी के जो मरीज़ हैं वो सर्दियों में आते हैं। अच्छा, और ज़्यादा दर्दें वगैरह शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट, तो कमर दर्द के मसाइल बहुत ज़्यादा कॉमन है सर्दियों में, जोड़ों का अकड़ाव होना। तो जब उन मरीजों को विटामिन डी सप्लीमेंट्स की फॉर्म में दी जाए या उनकी ग़िज़ा को बेहतर किया जाए तो इसका उनके दर्द में, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। अच्छा, तो ये डाइट में भी होता है? आपने कहा कि धूप से मिल जाता है, क्या कोई सप्लीमेंट्स वगैरह में लेना पड़ता है या डाइट में होता है? जिस तरह कि आई थिंक, बल्कि आई एम श्योर अबाउट इट कि वेस्ट में विटामिन डी को ऐड किया जाता है दूध में। पाकिस्तान में भी क्या ऐसे किया जाना चाहिए, हो रहा है इस पे कुछ काम? आपने रिसर्च की है तो क्या इसको भी आपने रिकमेंड किया कि ये होना चाहिए? तो इसमें ये कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा है कि जिसके अंदर विटामिन डी है, तो आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें आपका मिल्क, दूध, अच्छा। आपका दही, अंडा, मछली, ये वो ग़िज़ाएं हैं कि जिसके अंदर भरपूर हैं विटामिन डी से। अच्छा। और फिर यहाँ पे ये मसाइल आते हैं, मरीज़ मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये दूध जो हम इस्तेमाल करें क्या ये खालिस है, क्या इसमें केमिकल्स हैं, क्या डब्बे वाला इस्तेमाल करें, क्या ताज़ा दूध इस्तेमाल करें? तो ये रोज़मर्रा उनके सवालात होते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ इसके जवाब में कि अगर आपको ताज़ा दूध नहीं मिल रहा तो पूरी दुनिया में जो दूध है, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, इन ममालिक के अलावा पूरी दुनिया में डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर आपको ताज़ा दूध नहीं मिल रहा और कुछ मसाइल हैं तो आप बेशक डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करें। आप इस्तेमाल तो करें, कुछ तो करें। बिल्कुल करें। तो कुछ ना लेने से बहुत बेहतर है कि आप कुछ तो। अच्छा, हमारी जो यंग जनरेशन है, खुसूसन लड़कियां, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हैं कि टांगों में दर्द है, बैक एक है, तो क्या वो भी विटामिन डी की कमी की वजह से हो रहा होता है? और डेफिनेटली अगर इतनी यंग एज में वो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस तो बहुत जल्दी उनमें स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। और यंग जो है स्टूडेंट्स हों, ऑफिस में काम करने वाले हजरात हों, मेरे पास खवातीन, मर्द, ये सब बहुत आते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि आपको पता है कि पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है लोगों का जो पढ़ने वाले यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो क्योंकि ज़्यादातर वो कमरों में बैठ के पढ़ना, धूप में कम निकलना,
तो इस वजह से क्या है कि विटामिन डी की कमी उनमें देखी जाती है। और फिर यंग एज में यहाँ पे आजकल कम देखा गया है कि दूध रेगुलर लेना या अंडे और दही का रेगुलर इस्तेमाल करना ये कम देखा जाता है। तो इसी वजह से उनके जोड़ों में अक्सर वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे घुटनों में टक टक की आवाज आती है, हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, सीढ़ियां हम ज्यादा नहीं चढ़ते, हालांकि यंग एज में होते हैं। तो यही वजह ये सबसे कॉमन है। तो उसमें उनको चाहिए कि विटामिन डी लेवल्स को बेहतर करें और इन ग़िज़ा को और दूध वगैरह लें। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत यंग एज में ही उनकी हड्डियों में से आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो क्या ऑस्टियोपोरोसिस का कोई ताल्लुक है आर्थराइटिस के साथ या ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ? आर दे इंटरकनेक्टेड समहाउ? इनका बहुत ज़्यादा लिंक है आपस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसकी एक बहुत बड़ी किस्म जिसे हम डीजनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं कि उम्र के साथ जोड़ों का घिस जाना। और जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसका मतलब है कि हड्डियों का भुरभुरापन। तो ये दोनों का आपस में बहुत ज्यादा ताल्लुक है। जब आपकी हड्डियों में भुरभुरापन आना शुरू हो जाता है तो साथ ही जो है हड्डियां वो जोड़ जो हैं वो घिसना भी शुरू हो जाते हैं। और फिर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस भी साथ साथ चल रहा होता है। तो इसके इलाज में ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इस पे कहना चाहूंगा कि सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी जहन में रखना चाहिए। ताकि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मरीज का बेहतर होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस भी कंट्रोल में रहेगा। अच्छा डॉक्टर जुनैद, कहा यह जाता है कि जो बोन्स हैं वो एक लिविंग टिश्यू है जो कि कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश हो रहा है, यानी ओल्ड सेल्स डाई जब करते हैं तो नए सेल्स बन जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? क्या बोन्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है कि वो भुरने लग जाती हैं या वो वीक हो जाती हैं? चेंज क्या आता है? तो बिल्कुल ये उम्र के साथ एक कुदरती निज़ाम है। इसीलिए हम कहते हैं कि वक्त के साथ बुढ़ापा आना या उम्र का आगे जाना तो ये एक नेचुरल निज़ाम है। और उसमें क्या होता है कि हड्डियों के अंदर तब्दीलियां आती हैं, इनको हम कहते हैं कि बोन के ट्रेबेकुलर पैटर्न्स कहते हैं। उसके अंदर अंदरूनी हड्डियों के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जो मिनरल्स हैं, कीमियाई अज्जा, उसमें कमी आ जाती है और फिर हड्डियां वीक होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, तो फ्रैक्चर्स वगैरह भी होने लग जाते हैं? और क्या ये फ्रैक्चर खुद ब खुद होते हैं, यानी चलते हुए आपको फ्रैक्चर हो गया या आप अगर बेंड कर रहे हैं, या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से ये फ्रैक्चर हो जाते हैं जबकि बोन्स आपकी इतनी वीक हो जाती हैं? तो ऑस्टियोपोरोसिस का क्यों ये एक खतरनाक बीमारी है और इसको एक साइलेंट किलर के तौर पे कहा जाता है, क्यों इसको ये नाम दिया गया? उसकी सबसे बड़ी वजह जैसे आपने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर्स का होना। अब कोई अगर खातून है, वो घर में हम रोजमर्रा देखते हैं कि वो बेड से गिर गई, उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, कलाई की हड्डी टूट गई, या वो वॉशरूम के अंदर स्लिप हो गई और उनकी टांग की हड्डी टूट गई। ये रोजमर्रा के कॉमन मसाइल हैं जो हम देख रहे होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ऑस्टियोपोरोसिस है। हालांकि वो चोट की नोयत इतनी नहीं होती और हड्डी में फ्रैक्चर ज्यादा किस्म का आया होता है। तो उसकी वजह यह है कि हड्डी में भुरभुरापन होता है, गिरने से इतनी कमजोरी होती है हड्डी में कि हल्की सी चोट भी हड्डी को फ्रैक्चर कर देती है। और फ्रैक्चर आना जो है एक मरीज के ऊपर ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि अगर उसका कलाई फ्रैक्चर होगी है, उस पर प्लास्टर लगेगा या उसकी कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस मरीज को सिर्फ ये नहीं है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर, ज़हनी तौर पे मरीज मुतासर होगा, पूरा जो उसका फैमिली है, जो घर वाले हैं, वो सब भी मुतासर होंगे क्योंकि उनको ख्याल रखना पड़ेगा। और जैसे आपको पता है आजकल महंगाई के मसाइल हैं, तो फिर ये जो खर्चा है वो भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, केयर भी करनी पड़ेगी। तो इसमें हम ये कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस को क्यों वक्त पे इसको तशखीस कर ली जाए, वक्त पे इसका इलाज कर लिया जाए ताकि इन फ्रैक्चर से आप महफूज रह सकें। बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली पेन भी है और आपने कहा कि जिस तरह साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, फैमिली भी इफेक्ट होगी इससे। अच्छा, ये बताइए कि कौन कौन सी हड्डियां हैं जो कि यूजुअली इसमें टूटना शुरू हो जाती हैं और कमज़ोर होने का जिनमें ज़्यादा ख़तरा होता है? और एक और सवाल कि रमज़ान चल रहा है और इसमें डेफिनेटली हमारी कोशिश होती है कि हम रोज़े रखें, और जब रोज़ा खोलते हैं तो हम मशरूबात पीने की कोशिश करते हैं, दूध की तरफ इतना ध्यान नहीं जाता लोगों का। तो क्या करना चाहिए रमज़ान में स्पेशली कि हमारी दूध की इनटेक अच्छी हो या कैल्शियम हम ले सकें? तो इस पहला सवाल आपका कि कौन सी ऐसी हड्डियां हैं जो ज़्यादा फ्रैक्चर होती हैं, तो उनमें मैं बताना चाहूँगा सबसे जो कॉमन है वो आपके कमर के फ्रैक्चर्स हैं, मोरे यानी कमर का फ्रैक्चर सबसे ज्यादा कॉमन है। उसके बाद आपकी कलाइयां और फिर हड्डी के फ्रैक्चर, और इसके अलावा कोई भी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। और कमर का क्यों सबसे कॉमन है, और मरीज जो है सबसे ज्यादा इसी वजह से आते हैं कि कमर दर्द की तकलीफ। आपने देखा होगा कि अगर किसी के घर में भी बुजुर्ग हजरात हैं तो वो अक्सर ही उनकी ये कह रहे होते हैं कि हमारी कमर में दर्द है, हमारा उठना बैठना मुश्किल है। तो उसकी वजह यही होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, चाहे बजायर वो फ्रैक्चर एक्सरे पे नजर ना आए, लेकिन एक टर्म हम यूज करते हैं साइंटिफिक टर्म्स में जिसे हम कहते हैं माइक्रो फ्रैक्चर्स, के बहुत बारीक फ्रैक्चर्स होना जो कि बजायर एक एक्सरे में नजर नहीं आ सकते। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस इस हिसाब से
उन मोरों में इतनी कमजोरी कर देती है और उनको कमर दर्द और इन मसाइल का खतरा होता है, इनका उनको। सही। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्टीरॉइड्स पे होते हैं और कैंसर ट्रीटमेंट पे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बोन ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही होती हैं, तो उन पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली दवाइयों का एक साइड इफ़ेक्ट है कि उनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही होती हैं, तो उसमें क्या एहतियात आप रिकमेंड करेंगे? तो इन मरीजों के लिए, क्योंकि आपने जैसे बताया कि कैंसर के पेशेंट हैं, ऑलरेडी वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनमें इतनी जिस्म में सलाहियत नहीं होती कि वो हर दवाई को बर्दाश्त कर सकें। तो उनके इलाज में सबसे इम्पॉर्टेंट जुज़्व ये है कि वो वर्जिश करें, अपने आप को एक्टिव रखें, सुबह शाम बहुत ज़्यादा नहीं तो 10-15 मिनट के लिए वॉक करें, अच्छी हवा से महसूस हों, और उसके अलावा साथ साथ अपनी ग़िज़ा को बेहतर रखें। अच्छा। कि जब वो अपनी ग़िज़ा को बेहतर रखेंगे तो ये दोनों चीज़ें, उनमें जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो उसको बढ़ाएगा और उनके लिए बेहतर होगा कि अपने इलाज बजाय उसके कि वो सिर्फ अद्वियात पे ही इन्हिसार करें। सही। डॉक्टर जुनैद, वेस्ट की अगर हम बात करें तो मैंने खुद देखा है कि इतनी ओल्ड लेडीज़ भी स्टिक लेकर वॉक कर रही होती हैं। अच्छा, हमारी तरफ ये कॉन्सेप्ट है कि थोड़ी सी एज ज़्यादा होती है तो वो बेड रिडन हो जाते हैं, लोगों ने कहते हैं नहीं नहीं आप बैठे रहें, आप मत उठें। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्या हमारी डाइट का डिफरेंस है, लाइफस्टाइल का डिफरेंस है कि वो लोग 80-85 साल तक चल रहे होते हैं और हमारे यहाँ पर जो उम्र रसीदा अफराद हैं वो बेड पे होते हैं? ऐसा क्यों है? यहाँ पे जैसे आपने बताया, तो मैं भी बताना चाहूँगा कि जब मैं जर्मनी में काम कर रहा था तो वहाँ पे पहली दफ़ा मैं वो ट्रैवल जो गाइड है उनके साथ बस में सवार हुआ, तो उनकी उम्र तकरीबन 85 साल थी। तो मुझे उनको देख के लगा कि शायद इनकी उम्र 50 या 55 साल है। अच्छा। तो मुझे बहुत हैरानगी हुई जब उन्होंने खुद माइक पे अनाउंस किया कि मैं एक 85 साल खातून हूँ। अच्छा। तो ये उसके बाद मुझे खुद भी इस पे एकदम से मैंने कहा कि ये देखें 85 साल की एक खातून जर्मनी में इतनी एक्टिव है, और मैं अपने मुल्क में जब देखता हूँ कि 50-55 साल की उम्र में जो मरीज हैं वो कह रहे होते हैं, खवातीन खास तौर पे, कि जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है। आजकल तो 40 साल की जो खवातीन है वो भी कंप्लेन कर रही होती हैं, तो 40-35 साल में भी। तो उसकी वजह क्या थी? लाइफस्टाइल। तो मैं आपसे टोटली एग्री करूंगा, जैसे आपने कहा कि लाइफस्टाइल का बहुत रोल है। अब वो जो 85 साल की खातून है वो साइकिल भी चलाती थी, वो रोजमर्रा में वॉक भी करती थी, उन्होंने एक पेट रखा हुआ था उसको भी वॉक पे लेके जाती थी, फिर उनमें ग़िज़ा बहुत बेहतर थी, दूध, ये मैंने फिर उन जो विटामिन डी फोर्टिफाइड दूध मिलते हैं वहाँ पर, और वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। जी कंटिन्यू कीजिएगा। तो ये इसका ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा फिर साथ रोल था। तो ये अगर उसके कंपैरिजन हम अपने मुल्क में देखते हैं, और फिर ये जब आप वॉक करेंगे तो आप में मोटापा नहीं आएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट जो क्यों हम बार बार इस पे स्ट्रेस करते हैं, और बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, कि आप एक्टिव रहें, वॉक करें, उस ताकि आपका वजन ना बढ़े। जब वजन नहीं बढ़ेगा तो घुटनों पे, इन जोड़ों पे इतना जोर नहीं पड़ेगा, आप एक्टिव रहेंगे, जोड़ों में हरकत बाकी रहेगी और आप एक्टिव रहेंगे, पट्टों में खिंचाव नहीं होगा। हाँ। तो सिर्फ वॉक करने का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपके जो पट्टों में अकड़ाव है, इससे आपको महफूज रखता है। बिल्कुल, मैं भी पेशेंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ कि आप चलें, जितना चल सकते हैं आप चलें। लोग कहते हैं हम डॉक्टर साहब बाहर नहीं जा सकते, सर्दी है, गर्मी है, तो मैं उनको कहती हूँ आप अपने घर में ही चलें, और वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, और उससे आपकी हड्डियाँ भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, मजबूत रहेंगी। अच्छा, हमने कहा कि वॉक वगैरह करनी चाहिए, तो क्या वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए? क्या उससे भी फ़र्क पड़ता है? और दूसरा, ये जो यंग जनरेशन आजकल डाइटिंग का एक ट्रेंड चल पड़ा है कि सब कुछ छोड़ देना है, कीटो पे चला जाना है, तो ये कितनी डैमेजिंग है स्पेशली फॉर योर बोन्स? और जब हम बोन्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे दांत भी शामिल हैं, राइट? दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ बोन। तो मैं टोटली आपसे एग्री करूंगा कि आजकल ये डाइटिंग का ट्रेंड बहुत कॉमन हुआ है, और उसमें अमूमन ये होता है कि वो खाना पीना बंद कर देते हैं, और ख़ास तौर पे वो ग़िज़ा के जिसमें आपकी हड्डियों पट्ठों की ताकत है। तो मेरा ये मशवरा होगा कि बजाय उसके कि वो बिल्कुल खाना पीना बंद कर दें, उनको चाहिए कि एक सर्टेन डाइट चार्ट को फॉलो करें, ऑर्थोपेडिक सर्जन से रब्ता करें, अगर वो नहीं अवेलेबल किसी डाइटिशियन के पास जाएं, और उनसे एक प्रॉपर मुआवनत लें कि हम ये डाइटिंग करना चाह रहे हैं, हमारा ये टारगेट है, हमने अगले 3 माह में 5 किलो 6 किलो जितना भी उनका टारगेट है, ये मैंने वजन कम करना है, तो मैं क्या करूं? तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि अपने आप को वॉक करें, डाइट का लाजमी तौर पे बहुत ज़्यादा है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो प्रॉपर मुआवनत के साथ, बजाय उसके कि अपनी, वरना क्या होगा कि हड्डियों में कमज़ोरी
ये उनको फिर इससे और उस वक्त पता नहीं चलता और बाद में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे होते हैं। अच्छा, वेट अगर कम कर लिया जाए तो क्या उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस में कोई हेल्प मिल सकती है? क्योंकि जिस तरह कि आपने कहा कि जब वेट ज़्यादा है तो आपके जॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा वेट आ रहा है जिसकी वजह से वो जल्दी घिस रहे हैं और आर्थराइटिस जो है वो वर्स हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में भी क्या कोई वेट का लिंक है? हड्डियों की जितनी भी बीमारियाँ अगर इसमें वज़न कम कर लिया जाए तो अफाका होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अब जब आपका वज़न ज़्यादा होगा, एक तो जोड़ों पे वज़न का ज़्यादा पड़ना जैसे कि आपने बताया, लेकिन उसके अलावा क्या है कि जब आपका वज़न ज़्यादा होता है आपको साथ और बीमारियां लगने का इम्कान होता है, जिसमें शुगर पाकिस्तान में सबसे ऊपर है, फिर ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, फिर आपके यूरिक एसिड के मसाइल हैं। ये वो 3 बीमारियां हैं कि जो आपके जोड़ों को, पट्टों को मज़ीद कमज़ोर करती है। तो वज़न का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है आपके ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के भुरभुरेपन के साथ। तो इसमें यही मशवरा होगा कि आप वॉक करें, एक्टिव रहें, ताकि वज़न ना बढ़े और इन बीमारियों से महफूज रहें। अच्छा डॉक्टर जुनैद, जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है, जितनी आप यंग एज में एब्जॉर्ब कर सकते हैं उतनी नहीं हो रही होती, तो फिर क्या करना चाहिए? हमने कहा वॉक कर लें, आप सप्लीमेंट्स ले लें, लेकिन विटामिन डी की डेली डोज क्या होनी चाहिए? क्योंकि कुछ एम्प्यूल्स भी मिलते हैं जो कि लोग पी रहे होते हैं, तो क्या वो खुद ही पी लेना ठीक है या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पहले लेवल्स चेक करवाने चाहिए और फिर इस्तेमाल करना चाहिए? क्या करना चाहिए इसमें? बजाय उसके कि अपने तौर पे इलाज करें, आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन या हड्डियों के माहिर के पास जाएं, अपना विटामिन डी लेवल्स चेक करवाएं, क्योंकि इस आपने किस मिकदार में विटामिन डी का इस्तेमाल करना है इसका इन्हिसार होगा आपका लेवल्स कितने आ रहे हैं। अब ज्यादातर जो लेबॉर्ट्रीज हैं पाकिस्तान में जब वो टेस्ट करती हैं तो उनका जो एक लिमिट है वो 30 नैनोग्राम पर ml है। अगर 30 नैनोग्राम से आपका कम है तो इसका मतलब आपने विटामिन D3 की कमी है। अच्छा। और अगर 30 से ज्यादा है तो इसका मतलब आपका विटामिन D3 पूरा है। सही। तो अब जितनी कमी आएगी उस हिसाब से आपको कोई भी डॉक्टर जो है वो तजवीज़ करेगा कि इस हिसाब से आप विटामिन D3 का इस्तेमाल करें। मार्केट में विटामिन D3 कैप्सूल फॉर्म में भी मिलता है और इंजेक्शन की फॉर्म में। तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है। जो मरीज पसंद करे कि अगर वो चाहता है कि किसी चम्मच के ऊपर डाल के विटामिन डी का टीका तोड़ के पीना चाहता है तो बिल्कुल इस तरह पी ले, या वो कैप्सूल पानी के साथ लेना चाहता है तो बिल्कुल, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी उसको ऑप्शन बेहतर लग रही है। अच्छा, और कहा जाता है कि स्मोकिंग का भी कुछ रोल है ऑस्टियोपोरोसिस में, तो स्मोकिंग किस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर देती है? तो स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। अब स्मोकिंग इटसेल्फ आपको पता है कि इसमें निकोटीन है, आपके फेफड़ों को डैमेज करती है, और जब आपके फेफड़े डैमेज होंगे तो आपका वॉक करना, आपकी एक्टिविटी, ये चीज़ें भी कम हो जाती हैं। और इटसेल्फ जो केमिकल्स हैं स्मोकिंग के अंदर वो आपके पट्ठों और जोड़ों इनके लिए डेंजरस होते हैं। तो इसलिए स्मोकिंग का एक तरह का ताल्लुक है आपके ऑस्टियोपोरोसिस के साथ। अच्छा, जो माएँ होती हैं जो कि ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं बच्चों को, तो उनको कितना दूध पीना चाहिए और क्या उस वजह से भी ये हो सकता है कि चूंकि वो फीड कर रही होती हैं तो उनमें कैल्शियम की कमी हो जाए अगर वो सप्लीमेंटेशन नहीं करी, प्रॉपर दूध नहीं पी रही? तो बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद, ख़ास तौर पे जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, तो उस दौरान माँ को अपनी ग़िज़ा को बेहतर रखना भी बहुत ज़रूरी है। वो खुद भी दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब वो खुद सेहतमंद होंगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा। बिल्कुल, सेहतमंद माँ सेहतमंद घराना। बिल्कुल ऐसा। तो जो है दूध पिएं, अंडे का इस्तेमाल करें, दही लें, फ्रूट्स खाएं, और बिल्कुल जितनी भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो जब वो ये जाती हैं ख़वातीन तो हमेशा वो भी सब यही उनको प्रिस्क्राइब करती हैं कि ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि माँ जब सेहतमंद होगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा। सही। अच्छा, अगर ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो चुका है तो क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है या नहीं? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और डैमेज को किस तरह से हमने कंट्रोल करना है अगर हो चुका है? मैं उन लोगों के लिए पूछना चाह रही हूँ जिनको अगर ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो चुका है तो फिर उनको क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल, अगर ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया तो उनको बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला सवाल ये है कि कैसे पता लगेगा कितना डैमेज हो चुका है, कितनी कमज़ोरी आ चुकी है? तो उसके लिए एक बहुत ही आसान टेस्ट है जो कि एक एक्सरे नुमा होता है जिसे हम कहते हैं डेक्सा स्कैन, और इससे बनता है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। ये एक नहायत ही सस्ता टेस्ट है जो किसी भी अच्छी बड़ी लेबॉर्ट्री में, गवर्नमेंट अस्पताल में भी आपको मिल जाता है। तो आप वो करवाएं, जिसकी 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है। आपको पता लग जाता है कि आपके पूरे जिस्म की हड्डियों में कितनी कमज़ोरी है। और ख़ास तौर पे ये जो टेस्ट है आपके मोरों को, आपके कलाइयों को और आपकी ये जो हड्डी के जोड़ हैं इनके ऊपर फोकस करके आपको बताएगा कि कितनी कमी है। अब क्या वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है या सिर्फ ऑस्टियोपीनिया है? ऑस्टियोपीनिया कहते हैं कि जब थोड़ी मिकदार में आपका BMD कम हुआ है, या कि फुल फ्लैश्ड ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। फिर उस हिसाब से इसका इलाज किया जाता है। और अगर इसके इलाज की तरफ आएँ
तो एक इलाज तो हम ये बार बार अभी हमने जिस तरह डिस्कस किया कि वर्जिश करें, ग़िज़ा को करें, और फिर कुछ ऐसी मेडिसिन हैं कि जिनका सहारा लेना पड़ता है मरीज़ को, जो कि टैबलेट फॉर्म में भी हैं और इंजेक्शन फॉर्म में भी है। इन मेडिसिन को हम बिसफॉस्फोनेट्स कहते हैं, और बिल्कुल इनका इस्तेमाल वक्त पे अगर शुरू कर दिया जाए तो ये जो डैमेज है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और वो जो वीकनेस जो ऑलरेडी उनके जिस्म में आ चुकी है उसमें वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद, आपसे बहुत अच्छी हमने गुफ्तगू की और आई होप कि लोगों ने बहुत ज़्यादा सीखा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से बात की, और जिस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा कि आप कोशिश कीजिए कि दूध लीजिए, धूप में बैठें, और एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अपना वज़न भी कम कीजिए, क्योंकि अगर वज़न ज़्यादा होगा तो आपकी जो हड्डियाँ हैं, जॉइंट्स हैं, उन पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारा फेसबुक पेज, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे सवालात पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि किसी बीमारी के हवाले से हम गुफ्तगू करें तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।